हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी समरी देखा था बहुत डिटेल में, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो पहले तो एनसीईआरटी को हर लाइन जो होता है एनसीईआरटी का उसे आप अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करने से आप उसमें अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख सकते हैं। एनसीईआरटी को अगर 80% कवर करना है तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो देखें। आपको अभी तक 3 चैप्टर्स का वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हम पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, तो आपको बस उस वीडियो को देखकर और समझने की ट्राई करना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिए हमसे, सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका कॉन्सेप्ट्स, और उसका कॉन्सेप्ट्स आपको तभी क्लियर होगा जब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तभी। तो वो आपको किसी भी टीचर्स का वीडियो देख ले ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में कवर किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने 150 to 160 ऐसे करके एमसीक्यू भी सॉल्व करे हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, एमसीक्यू वाले वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे एमसीक्यू वहीं से लिए गए हैं जब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो एम्स का एग्ज़ाम हो, एफएमसी का एग्ज़ाम हो, जिपमर का हो या नीट का हो। सारे पुराने जो मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनसे लिए गए ये क्वेश्चन सब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लो और उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। आपका 150 to 160 एमसीक्यू ऐसे ही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर। हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग खुद सोचिएगा और फिर हम उसका आंसर बताएंगे। आप लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम रहेगा और आप वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर खुद से लिखने का ट्राई करें। अगर खुद से आंसर नहीं हो रहा है तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करें और इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का अपना सीरीज़ जो है वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का हम लोग आज एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को एमसीक्यू का सेशन मिल रहा है। सबसे पहले हम उसमें इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को इकोलॉजी का भी वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये चैनल। आपका हर जो डाउट है वो क्लियर करेगा, हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सीरीज़, वो है एक्सरसाइज पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर सोचेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलते टाइम के अनुसार जो है वो चेंज होता जा रहा है। चलिए आप लोग अपना आंसर जल्दी से लिखने का ट्राई करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम यहाँ पे ज़रूर इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए आप लोग का टाइम शुरू होता है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके लिख ले और हम यहाँ पे आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ लिखा है डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने बात भी करी थी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम का डिस्कवरी किया था, सबसे पहले जो खोजा था उन्होंने, वो फर्स्ट है एरिस्टोटल। उन्होंने बात करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब जीवों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का। सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना, मतलब जीवों को बांटना। ये सबसे पहले किसने किया था, तो पहला जो साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एरिस्टोटल। इन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। उन्होंने देखकर बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म कर सकता है, मतलब चल सकता है, उसे हम एनिमल्स में डाल देंगे और जो ऑर्गेनिज्म नहीं चल सकता है उसे हम प्लांट में डाल देंगे। इसके बाद फिर इन्होंने प्लांट को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया था। पहला हर्ब्स कर दिया था, फिर सब्स एंड ट्रीज़, मतलब सबसे छोटे प्लांट्स को, जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हर्ब्स में डाल दिया। इसके बाद जो उससे थोड़े बड़े होते हैं उन्हें सब्स में डाल दिया। इसके बाद जो ट्रीज़ होते हैं उन्हें ट्रीज़ में डाल दिया।
इसके बाद इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया उसके रेड ब्लड सेल के बेसिस पे, मतलब जिसके पास रेड ब्लड सेल है और जिसके पास रेड ब्लड सेल एब्सेंट है और जिसके पास रेड ब्लड सेल जो है प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया था। इसके बाद जो है आए सेकंड साइंटिस्ट जो कि है लिनियस, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट है लिनियस, इन्होंने भी इनके बातों से जो है सहमत थे कि लिनियस ने इस दो जो किंगडम था इन्होंने उनका नाम दे दिया। जो एरिस्टोटल थे उन्होंने नाम नहीं दिया था, सिर्फ ऐसे ही क्लासिफाई कर दिया कि ये एनिमल है, ये प्लांट है, लेकिन जो किंगडम बनाए थे वो है लिनियस, ठीक है। लिनियस ने प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग अलग किंगडम बना दिया। इसके बाद लेकिन इनका जो है ये फेल हो गया, दोनों का फेल हो गया, लेकिन उनके टाइम तक वो सही था। धीरे धीरे चेंजेस होते गए। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कैसे जो है वो टाइम के अनुसार चेंजेस होता जा रहे हैं और आगे भी होता जा रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो ह्यूमन बींग्स है उनका सोच जो है वो अलग है। वो जिस तरह से डिस्कवरी करेंगे, खोजेंगे और ऑर्गेनिज्म को, तो वो और भी आगे चेंजेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से लिनियस के बाद जो है, लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, लिनियस ने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स को दो किंगडम में तो बांट दिया था, लेकिन बाकी चीज़ों इन्होंने नहीं डिस्कस करी थी। ना ही इन्होंने ये बताया कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, कौन सा यूकैरियोटिक है एंड कौन सा प्रोकैरियोटिक है। किसी भी चीज़ में इन्होंने डिवाइड नहीं किया, सीधा बांट दिया कि जो चल सकता है उसे एनिमल्स में डाल देते हैं और जो नहीं चल सकता है उसे किस में डाल देते हैं, प्लांट्स में डाल देते हैं। तो इसके बाद जो लिनियस थे उन्होंने बताया कि मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऊपर कुछ भी इन्होंने बात नहीं करी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में लिखा, इसके बाद जो है वो लिनियस तो चले गए। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, तो इनका जो फेल्योर था, लिनियस और एरिस्टोटल फेल हो चुके थे क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को डिस्कवर नहीं किया था, सिर्फ ये बता दिया ये प्लांट है और ये एनिमल है। इसके बाद आए नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था 1969 में। उन्होंने बहुत चीज़ों को डिस्कस किया था, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल को देखा था। इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम बना दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन पाँचों को अलग अलग जो है वो डिवाइड कर दिया। बैक्टीरिया को मोनेरा में डाल दिया। इसी तरह से प्रोटिस्टा वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं उन्हें प्रोटिस्टा में डाल दिया। फंजाई वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें फंजाई में डाल दिया। प्लांट में जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था उन्होंने इस मतलब ये साइंटिस्ट जो थे आर.एच. विटेकर, इन्होंने जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल था उन्हें प्लांट में डाल दिया। इसके बाद एनिमेलिया की बात आई, तो जो भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं था उसे इन्होंने एनिमल में डाल दिया। तो इसी तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन चलता आ रहा है और आगे भी जो है वो क्लासिफिकेशन में चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंसान का जो है ह्यूमन बींग्स का जो थिंकिंग है वो बढ़ता जा रहा है और डिस्कवर्ड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस तरह से खोजे जा चुके हैं और आगे भी खोजे जाते रहेंगे, तो इसी तरह से हमारे जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन सिस्टम, आगे भी इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा जो भी एक्सप्लेनेशन हमने करी है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों जो ये है वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको समझ आ गया, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ें हम लोगों ने जो लेक्चर था, रेगुलर लेक्चर है हमारा क्लास का, उस लेक्चर में हमने बात करी है एकदम डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। उस लेक्चर को जाकर एक बार आप देख लें ताकि सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा उस लेक्चर से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ, यहाँ पे बता रहा है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 बैक्टीरिया का नाम आपको दिया हुआ है, एक है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, और दूसरा है जो आपको दिख रहा है आर्की बैक्टीरिया। इन दोनों का इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिकम्पोजर की तरह एक्ट करता है और हेल्प करता है ह्यूमस में, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस में। इसके बाद जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो उसे मेनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इसे एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके बाद मेनी सॉइल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, जो आप दही बनाते हैं दूध से, उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। तो ये आपका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस हो गया हेटेरोट्रॉफिक का। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन गैस जो होता है इसी से प्रोड्यूस किया जाता है, इनके डंग से। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट बाय द मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस से मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाते हैं जो भी
इनके अंदर आते हैं बैक्टीरिया। मेथेनोजेंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, ठीक है, बायोगैस के लिए यूज़ किया जाता है और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी मेथेनोजेन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के जो इंपॉर्टेंस है और आर्की बैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंस है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स, ठीक है, डायटम्स में सेल वॉल का जो नेचर है वो कैसा है। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर सोचिए, इसके बाद हम बताएंगे इसका आंसर। सबसे पहले सेल वॉल जो है डायटम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है, ठीक है। जो डायटम्स का सेल वॉल है सिलिका से बना हुआ है। देयर सेल वॉल जो है उसे हम फ्रूस्टिल भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स। हम यहाँ एनसीईआरटी की लाइन से बात करें यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल दैट फिट इनटू ईच अदर सच एज सॉफ्ट बॉक्स। हमने बात करी थी, आपको इस तरह से इनके सेल वॉल में देखने को मिलेगा सॉफ्ट बॉक्स की तरह, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स की तरह देखेगा। इसके बाद जब डायटम्स डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके सिलिका जो सेल वॉल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायटोमेसियस अर्थ, ठीक है। उसे अर्थ को हम डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं और वो अर्थ जो है डायटोमेसियस वेरी सॉफ्ट होते हैं एंड इनर्ट होते हैं, ठीक है। उसे आप ख़त्म जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो सिलिका से बना होता है। इसके बाद इसका यूज़ जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में होता है, शुगर्स में होता है एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है सेल वॉल का, ठीक है। किसका सेल वॉल का, डायटम्स का सेल वॉल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायटम्स का सेल वॉल किससे बना होता है, तो आप लोग इसका आंसर समझ लें, सिलिका से बना होता है। और जो डायटम्स का जो सिलिका होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, आप उसे जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब डायटम्स डाई हो जाता है तो उसका सेल वॉल जो है सिलिका जो सॉरी सेल वॉल सिलिका उसका जो सिलिका है वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है उस अर्थ में, ठीक है, सॉइल के साथ मिल जाता है। उस अर्थ को हम बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। और डायटोमेसियस अर्थ जो होता है इनर्ट होता है, वो इनर्ट होता है, वेरी सॉफ्ट होता है और उसका यूज़ जो है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए किया जाता है, शुगर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स अलगल ब्लूम एंड रेड टाइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अलगल ब्लूम्स। क्या होते हैं अलगल ब्लूम्स, चलिए पहले आप लोग सोचिए कि अलगल ब्लूम्स और रेड टाइड हमने बात करी थी किंगडम प्रोटिस्टा का यह मेंबर्स है, लेकिन आप लोग सोचिए कि किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा मेंबर्स है और इसका यूज़ मतलब क्या क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में बात करी थी। तो चलिए आप लोग पहले सोचकर हमें बताएंगे। फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स अलगल ब्लूम एंड रेड टाइड्स। आप लोग चलिए पहले इसे सिग्निफाई कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो है वो है अलगल ब्लूम और सेकेंड वाला जो है वो है रेड टाइड्स, ठीक है। अलगल ब्लूम अब होता क्या है पहले समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। देखिए पूरा सरफेस को किस तरह से जो ये जो है वो अलगी है, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी जो है इस सरफेस को किस तरह से देखिए डिक्लेरेशन कर दिया है। इसका जो वाटर है उसे क्या कर दिया है, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन बना दिया है। इसके वजह से जो है वो बहुत सारे एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका जो लाइफ है वो खतरे में चला जाता है, क्योंकि इस तरह से कर देने से जो ऑक्सीजन है उन तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है और अच्छे से जो है वो अच्छे से उनका लाइफ नहीं चल पाता है। इसके वजह से उनका लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाता है, डेंजर में हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अलगल ब्लूम होता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी का पॉपुलेशन होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इसके वजह से क्या होता है, वाटर बॉडीज़ जो वाटर के सरफेस होते हैं उन पर पूरी तरह से ये छा जाते हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन तक सही जो है वो सनलाइट नहीं पहुँच पाने के कारण वो क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स। और अब हम बात करते हैं रेड टाइड के ऊपर। आप देख सकते हो पूरे सरफेस किस तरह से रेड हो गया है। रेड टाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, तो प्रोटिस्टा का एक मेंबर है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये एग्जाम्पल जो है रेड टाइड का वो गनियलैक्स है, ठीक है। वो इतना जल्दी मल्टीप्लाई करता है कि पूरे सरफेस को आप देख सकते हो किस तरह से रेड कर दिया है और ये बहुत अमाउंट में टॉक्सिन रिलीज़ करता है वाटर में। इसके वजह से लार्ज अमाउंट में जो मछलियाँ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके इस वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो वाटर है उसमें टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स को बहुत ज़्यादा खतरा होता है और वो डेथ भी कर जाते हैं। तो चलिए आप लोगों को आई होप कि इस फिगर से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा, इसलिए हमने इस फिगर को डाला ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ आर वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। वायरॉइड्स जो होता है वो वायरसेस से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वायरॉइड का डिस्कवरी किसने किया था। जो भी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसका आंसर लिख के रखें, उसे समझ कर रखें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको जो आपने पढ़ा है वो सही से आपका जो सही डायरेक्शन में चल रहा है आपको तभी पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप किस डायरेक्शन में हो अपने पढ़ाई को लेकर वो पता नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट जो है चैप्टर में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बस ये ऐसा ही फालतू है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसे अच्छे से समझने के लिए आपको अगर एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप समझिए कि आपका जो पढ़ाई है बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ आर वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। वायरॉइड्स का जो डिस्कवरी किया था जिस साइंटिस्ट ने वो है टीओ डिनर। 1917 में इन्होंने वायरॉइड्स का खोज किया था। वायरॉइड्स होता क्या है तो हमने बात करी थी, ये जो है वायरस से भी छोटे होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटीन कोट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ फ्री आरएनए होते हैं। दे आल्सो लैक द प्रोटीन कोट एंड कंटेन फ्री आरएनए, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर वेट जो इनका होता है बहुत लो होता है और ये वायरस से बहुत छोटे होते हैं, ये वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं। तो सबसे पहले और ये जो डिजीज़ करते हैं, ठीक है, जो डिजीज़ करते हैं वो है पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटैटो स्पिंडल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल कौन सा डिजीज़ करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करते हैं ये वायरॉइड्स। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये डिफरेंट कैसे है, तो वायरस से ये बहुत छोटा होता है और ये जो इसमें जो है वो प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। इसके बाद जो इस डिजीज़ करता है वो क्या है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। तो आपको समझ आ गया होगा इस दोनों में अंतर क्या है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है जो लिखा हुआ है डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है, हम सिर्फ इसका थोड़ा सा जो है वो बता देते हैं। इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। कौन से 4 ग्रुप्स हैं हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। एनसीईआरटी के जो हम लोगों ने जो लेक्चर्स देखा है, कंटिन्यू लेक्चर था, उसमें लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन यह है डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हम छोटे से बता रहे हैं, प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होता है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये होलोजोइक होता है, सेप्रोविक होता है और पैरासिटिक होता है, ठीक है। पैरासाइट्स भी होता है प्रोटोजोआ। इसे 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो है एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स या सिलिएट्स भी आप उसे बोल सकते हो, और लास्ट जो है वो है स्पोरोजोअन्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होता है और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या करता है, वो ट्रेपनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेट डिजीज़ होते हैं वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स करते हैं। इसके बाद इंटमीबा वाला जो डिजीज़ होता है, एस्टेरियोकुलर जो बैक्टीरिया होता है, वो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स से आपको मिल जाएगा। इसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो है वो पैरामीशियम और वर्टिसेला आपको इसमें देखने को मिलेगा सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में। और लास्ट जो है वो है स्पोरोजोअन्स, जो कि आप मलेरिया डिजीज़ देखते हो, मलेरिया वो प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, वो कौन सा है, वो है स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। डिटेल में हमने एनसीईआरटी में बात करी है, तो जाकर वहाँ आप लेक्चर देख सकते हैं और उसे वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक हमेशा होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सन से लाइट लेकर अपना खाना खुद बनाता है। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो कभी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन यही लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो हाँ, हमें पता है, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, और वो जो है वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं। और वो कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी से आप समझ सकते हो कौन सा एग्जाम्पल है। चलिए आप लोग जल्दी से सोच कर बताएंगे कि कौन से
जो प्लांट्स है इंसेक्टिवोरस है, सबसे पहला जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये पैरासाइट्स होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये जो है एग्जांपल्स आपका है ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। और एक कस्कट्टा भी है, ठीक है, कस्कोटा आप बोलो, जैसे भी प्रोनाउंस करो आप इसे। तो ये आपका जो है ब्लैडरवर्ट है, वीनस फ्लाई, ठीक है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लैडरवर्ट, ठीक है, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो फ्लाई को, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट सिग्निफाई। अब कैसे फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट को जो है वो सिग्निफाई करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइकोबायोंट मतलब फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, अलगी का, ठीक है। फाइकोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, अलगी का। और माइकोलॉजी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो इसमें हम स्टडी करते हैं फंजाई का, ठीक है। फाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अलगी का, और माइकोबायोंट मतलब माइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंजाई का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइकोबायोंट जो होता है वो अलगल कंपोनेंट होता है, ठीक है, और माइकोबायोंट जो होता है वो फंगल कंपोनेंट होता है। हमने आपसे बात करी थी जब लेक्चर हमने बनाया था, उस लेक्चर्स में आपको पता होगा इसमें 2 ग्रुप होते हैं। अब हम बात करेंगे लाइकेंस के ऊपर, ठीक है। जब फंजाई और अलगी मिलकर अपना एसोसिएशन बनाता है उसे हम लाइकेंस बोलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है उसे हम लाइकेंस बोलते हैं। और लाइकेंस वाला में जब अलगी का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम फाइकोबायोंट बोलेंगे। और जो फंजाई का पार्ट होगा, ठीक है, जो फंजाई का पार्ट होगा, जब अलगी और फंजाई मिलकर एसोसिएशन बनाता है, मतलब इसमें दोनों का बेनिफिट है, उसे हम बोलते हैं लाइकेन। और उसमें जो अलगी का पार्ट होता है, बहुत ध्यान से समझना इस वर्ड को, जो अलगी का पार्ट होता है उसे हम फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंजाई का पार्ट होता है उसे हम माइकोबायोंट बोलते हैं। अलगी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अलगी क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। अलगी जो है वो क्लोरोफिल, अलगी जो है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, और जो फंजाई होता है उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन फंगस का क्या काम है इसमें, तो फंजाई का जो काम है वो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट सॉइल से, ठीक है, जिससे दोनों का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे इसका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फाइकोबायोंट क्या होता है और माइकोबायोंट क्या है। अलगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट जब लाइकेंस जो होता है, जब फंजाई और अलगी दोनों मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं उसे हम लाइकेंस बोलते हैं। उसमें अलगल वाले पार्ट को फाइकोबायोंट और फंजाई वाले पार्ट को जो है वो माइकोबायोंट बोलते हैं। इतनी बार बोलने का एक ही रीज़न है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फंजाई के बारे में बताना है, सारे फंजाई में कितने अकाउंट्स यहाँ पे क्लासेस बता रहा है, ठीक है। क्लासेस ऑफ किंगडम आपको 4 क्लासेस मिलेंगे, फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। इन चारों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका काम है। चलिए आप बताएंगे एनसीईआरटी से समझकर। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो आप एनसीईआरटी के पेज को क्या करें, ओपन करें और इसे समझने की ट्राई करिए। यहाँ पे 2 चीज़ आपको लिखना है। पहला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, किसका, इन चारों क्लासेस का जो फंजाई का क्लासेस होते हैं। दूसरा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। इन चारों क्लासेस के बारे में अलग अलग आपको लिखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। यूग्लेनोइड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। पहला चीज़ तो आपको ये पता हो गया। दूसरा चीज़, ये वाटर में पाया जाता है, कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ये मराइन वाटर में नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादातर आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर में ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन इनके पास होता है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यूग्लेना के पास, जो यूग्लेनोइड होता है उसके पास प्रोटीन रिच लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। दे बियर 2 फ्लैजिला ऑन द एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनके एंटेरियर एंड ऑफ द बॉडी में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके पास जो है आई स्पॉट्स भी होते हैं।
आई स्पॉट्स का क्या काम होता है इनमें, तो ये लाइट को जो है वो सेंस कर सकते हैं आई स्पॉट के द्वारा, ठीक है। थ्रू आई स्पॉट ये जो है अपना क्या करते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं। इसके बाद इनमें दो कैरेक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो तब होते हैं जब इन्हें लाइट मिलता है तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इसके वजह से ये प्रिपेयर फूड खुद कर सकते हैं, अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जब लाइट अब्सेंट होता है, जब लाइट की अनुपस्थिति में जब लाइट ना हो तो ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बन जाते हैं, ठीक है। ये बिहेव करते हैं सिमिलर टू हेट्रोट्रॉप्स और ये अपना खाना क्या करते हैं, स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे है, दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फीचर्स, इसके इनके पास जो है दोनों फीचर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विच मेक देम डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, इसी वजह से इन्हें क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या फीचर है। पहला तो यूनिसेल्युलर होते हैं, दूसरा प्रोटीन रिच लेयर इनमें प्रेजेंट होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। इसके बाद लाइट सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आया हुआ है, आई स्पॉट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई स्पॉट से क्या करते हैं, ये लाइट को सेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या लिखा हुआ है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 11 अब समझ सकते हो, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमने इस वीडियो जो हमारा लेक्चर था, रेगुलर लेक्चर, आप उसे जाकर देखें। ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज़, उस वीडियो में आपको हर टॉपिक, हर चीज़ें समझ आ जाने वाली है। ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरसेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। 4 वायरल डिजीज़ आप बता सकते हैं, तो यहाँ पे 4 वायरल डिजीज़, जो एड्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है, मम्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस है, पोलियो वायरस, बहुत सारे जो है आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को फिर से क्लासीफाई करें, फिर से जो है वो बताएं, क्योंकि जब लेक्चर बता हुआ है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग या नॉन लिविंग। तो वायरस लिविंग होता है या नॉन लिविंग, आप लोगों को पता है, अगर आपने लेक्चर्स को देखा है तो वायरस का दोनों टाइप का जो है वो आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। वायरस जो है वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। लिविंग कैसे होता है, जैसे वो होस्ट के जो होस्ट सेल है, 1 सेकेंड आप समझ लीजिए, होस्ट का बॉडी सेल है, ठीक है। ये होस्ट है, एनिमल भी हो सकता है होस्ट, या प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होस्ट के सेल के जब भी अंदर जाता है ये इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, ठीक है। ये हमेशा सेल के अंदर ही क्या करता है, ये वार करता है, इसी सेल से बाहर नहीं, क्योंकि इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। ऑब्लिगेट मतलब बिना किसी होस्ट के अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता है। जब भी ये बॉडी के बाहर रहेगा तो ये इनर्ट हो जाएगा, मतलब लाइक अ पाउडर। आप इसे क्रिस्टल नहीं कर सकते हो, क्रिस्टल तो करोगे, लेकिन आप अगर ये सोचो कि आप इसे मल्टीप्लाई करा सकते हो तो वो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये सेल के अंदर आ गया, ये बॉडी के अंदर आ गया, तो ये हो जाता है लिविंग। लेकिन जब भी बॉडी के बाहर जाता है तो यह क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके लिविंग का भी फीचर्स है, नॉन लिविंग का भी फीचर्स है। इसलिए अभी तक वायरस को जो है वो अलग किंगडम नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी, अभी भी बहुत सारी जानकारी जो है वो बाकी है, इसलिए अभी कोई भी इसे किंगडम नहीं मिला है। तो आई होप कि आपको जो भी चीज़ें हमने बात करी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट सेशन है वो कमेंट सेशन में अपना डाउट बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें, कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।